दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे होंडा हाइनेस 350 के बारे में। लेकिन पहले एक बार देख तो लें कि बाइक सामने से दिखती कैसी है। तो अच्छी दिखती है। चलो राइड करते करते बात करते हैं। होंडा के पास इस इंजन में 3 बाइक्स हैं। एक तो ये जो कि है हाइनेस 350, एक है RS और एक है CB 350 जो कि थोड़ा ज़्यादा रॉयल इनफील्ड क्लासिक जैसे दिखती है। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इसका राइड एक्सपीरियंस कैसा है। ये बाइक मेरे एक फ्रेंड की है। ये अब तक चल चुकी है, ये 12,634 किलोमीटर्स, जिसमें से 2 to 3,000 किलोमीटर्स मैंने चलाया होगा। और ये ट्रिप ये है अभी इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी। ट्रिप A में अभी तक इसने एवरेज दिया है 38.4 का, और ट्रिप A में चल चुकी है ये बाइक 2383। ये इसका अपर बटन तो काम कर नहीं रहा है, लोअर बटन काम कर रहा है। रेंज ये शो कर रहा है 463 किलोमीटर। हालांकि ये उतना भरोसेमंद रेंज नहीं है, आगे पीछे ये होता रहता है। और इसका जो फ्यूल गेज भी है ना, ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। ये मान के चलो आपकी 4 to 5 किलोमीटर्स जब राइड कर लोगे तब ये अपने सही लेवल पे पहुंचता है, फ्यूल गेज भी और इसका रेंज भी। ये है रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी फिगर। काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स दिखाता है जब आप 2 और 3 गियर में राइड कर रहे हो, तो 4th गियर में भी। हाँ, ये तो सबको पता है कि ये काफ़ी लॉन्ग गियर रेशियो वाली बाइक है। अगर आपको सिटी में राइड करनी हो तब तो आप मान करके चलो 3 गियर तक काफ़ी है, क्योंकि 1st गियर में इसे आप अगर ज़्यादा रेव नहीं करना है आपको तो 20 तक तो 1st गियर में आराम से जाती है बिना इंजन स्ट्रेस होते हुए। और 2nd गियर में 40 एकदम आराम से बिना इंजन पे स्ट्रेस आए हुए। ये रहा 2nd गियर में 40 और 3rd गियर में 60 तक। हालांकि अगर सिटी में आप राइड कर रहे हो और थोड़ा सा स्ट्रेच करना है तो 70 तक भी 3rd गियर में आप राइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन 60 से ऊपर 4th गियर में अच्छा रहता है। और अगर आपको हाईवे पे राइड करना है तो 5th गियर में आप राइड करोगे, और जो जनरल क्रूजिंग स्पीड है वो 80 to 100 ही लोग क्रूज़ करते हैं, तो फिर 5th गियर में काफ़ी आराम से इंजन पे ज़रा भी स्ट्रेस आए हुए आप आराम से क्रूज़ कर सकते हो। काफ़ी मज़ा आएगा, एकदम रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो करके आप आराम से राइड कर सकते हैं 80 to 100 के बीच में। बस यही ध्यान रखना है कि अगर आपको जल्दी से ओवरटेक करना है तो फिर गियर चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि 4th गियर में लाना पड़ेगा। 4th गियर में आप इसे 120 तक भी ले जा सकते हो। 4th गियर में ही इसका ओवरटेकिंग के लिए थोड़ा पावर भी रहता है। बात करते हैं इसमें वाइब्रेशन है कि नहीं। देखिए, ऐसा है कि सिंगल सिलेंडर बाइक है तो वाइब्रेशन थोड़ा बहुत तो होना ही है। उसको वाइब्रेशन नहीं बज़ कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा बहुत तो है, लेकिन अगर आप ग्लव्स यूज़ करते हो तो वो जो वाइब्रेशन है वो भी गायब है। चेन से थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही आप 80 या फिर 80 क्रॉस कर लेते हो ना, तो फिर चेन जैसे कि बिल्कुल ही हवा हो जाता है, आवाज़ बिल्कुल गायब हो जाती है चेन से। इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी सुंदर भी दिखता है। इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है इस छोटे वाले में। और यहाँ पे देखिए, ये इको मोड ब्लिंक होता है। अगर जैसे ही थोड़ा सा रेव होता है तो इको मोड फिर गायब हो जाता है, और आराम से जब चल रहा होता है तो फिर इको मोड आता है। और ये इंजन चिक लाइट जल रहा है। होंडा वालों से मैंने पूछा था, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप ऐसे ही चलाइए, सेंसर का कुछ इशू हो सकता है और कोई प्रॉब्लम है नहीं। इंजन ऑयल भी ठीक लेवल पे है, बस ये ऐसे ही चल रहा है। तो हम लोग भी इसे ऐसे ही राइड कर रहे हैं। फिट एंड फिनिश इस गाड़ी की अच्छी है, लेकिन जो होंडा का सही लेवल था उससे थोड़ा सा नीचे है।
इसलिए क्योंकि कभी कभी कुछ बोल्ट्स इसके, नट्स इसके अपने आप से खुल जाते हैं, जबकि जापानीज़ ब्रांड के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। और कहीं कहीं इसमें रस्ट भी आ सकता है। अगर आप इसको वॉश करके और छोड़ देते हो, या फिर वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई करने के बाद भी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे तो कहीं कहीं इसमें रस्ट आने लग जाता है। जैसे ये जो है ना, ये इसमें थोड़ा सा भी आ रहा था रस्ट, और कहीं कहीं इसमें थोड़ा थोड़ा रस्ट देखा जाता है। हालांकि अगर मेंटेन किया जाए तो ठीक है, लेकिन यही कहा जाएगा कि होंडा ने थोड़ा सा अपने लेवल से कम काम किया है। हालांकि फिट एंड फिनिश में कोई दिक्कत नहीं है। इसे तो होंडा ने रॉयल इनफील्ड क्लासिक को टक्कर देने के लिए इसको मार्केट में लॉन्च किया था, और ठीक ठाक टक्कर दिया भी था इस बाइक ने। लेकिन जहाँ तक फिट एंड फिनिश रॉयल इनफील्ड की बात है, आजकल उसका भी फिट एंड फिनिश कुछ कम नहीं है, अच्छा है। बस रॉयल इनफील्ड और होंडा में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इंजन का स्मूथनेस कैसा है। होंडा का स्मूथनेस तो खैर ये अपने स्मूथनेस के लिए जाना ही जाता है। होंडा से ऐसा उम्मीद है कि क्लच ये कभी डिसअपॉइंट नहीं करता क्लच से। बाइक हो या फिर कार हो, होंडा को क्लच और गियर बनाने में तो महारत हासिल है, कोई इसे टक्कर ही नहीं दे सकता। जहाँ तक बात है गियर की, इसके गियर जैसे काफ़ी क्लंकी है, मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं है। हालांकि जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वैसे ठीक है, अच्छा लगता है। और इसे मैं थोड़ा कहीं रोक करके दिखाता हूँ कि इसका कैसा है। इधर ही रोक लेते हैं, गाड़ियाँ तो है नहीं ज़्यादा। ये देखो आप, जो इसका गियर है ना, गियर लेवर कुछ इस तरीके का है। आपको ऐसे करना है, लेकिन ये इतना लंबा है कि आप इसको आराम से ऐसे भी उठा सकते हो, गियर चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आपको हील से गियर शिफ्ट करने की आदत नहीं है तो कोई बात नहीं। ये देखो आप, इसकी लाइट के बारे में क्या कहा जाए। अगर एक स्केल हो 4 का, जिसमें बैड, नॉट गुड, गुड और एक्सीलेंट हो, तो इसे कहा जाएगा कि नॉट गुड। हेडलाइट, क्योंकि आपको ऑक्सिलरी लाइट तो लगवाना पड़ेगा अगर टूरिंग करना हो तो, और ऑक्सिलरी लाइट लगवाने के लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे लेग गार्ड है, इसमें आराम से लगाया जा सकता है। अगर आपको कम्यूटिंग करना है इससे तो फिर हेडलाइट इज़ ओके, इसलिए क्योंकि हम रोज़ एक ही रूट में कम्यूट करते हैं तो हमें पता होता है कि कहाँ पे ब्रेकर है, कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे टर्न है, हमें अच्छे से पता होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर टूरिंग करना हो तो फिर हेडलाइट इज़ पुअर। हॉर्न अच्छा है, लाउड है, काफ़ी लाउड है। इसके ब्रेक्स एक्सीलेंट हैं। निसिन के कैलिपर्स हैं आगे भी और पीछे भी, और ब्रेक बाइट काफ़ी अच्छा है। ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा भी अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये टायर का प्रोफाइल है उसके लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा ही कैपेसिटी है, ज़्यादा ही ब्रेक फोर्स है इसमें। एग्जॉस्ट इसका ये क्रोम का है ना, काफ़ी सुंदर दिखता है। हाँ, ये बात करते हैं सस्पेंसन की। रियर सस्पेंसन बहुत हार्ड है, फ्रंट काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है। रियर काफ़ी हार्ड है, इतना हार्ड है कि अगर आप पिलियन के साथ बैठे हो और कोई एज वाला गड्ढा मिलता है ना, तो पिलियन को कभी ऐसी चोट लगती है ना जैसे कि टेल बोन से होकर के पूरे स्पाइन में चोट लग गई। ये विंडशील्ड एक्सेसरीज़ का पार्ट है, ये अलग से इंस्टॉल कराया हुआ है, और मुझे प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं गया था इंस्टॉल करवाने और 2000 प्लस शायद इसका रेट था। हाँ, ये जो इंडिकेटर्स है ना, फ्रंट इंडिकेटर्स, ये ऑल टाइम लेट रहते हैं। फ्रंट इंडिकेटर्स, अगर हमें इंडिकेटर कोई ऑन करना है जैसे ये, तो फिर राइट साइड का लगातार जल रहा होता है और लेफ़्ट वाला ब्लिंक कर रहा होता है। लेकिन जहाँ तक बात है पीछे वाले इंडिकेटर्स की, ये लगातार बुझे हुए रहते हैं, और जब हम इंडिकेटर जिस साइड का देते हैं तो उस साइड का फिर ब्लिंक होता है। टेल लाइट बहुत सुंदर दिखता है, सारी गार्ड भी है। सबसे अच्छा मुझे इसका लगता है इंजन, ये स्पेशली ये तो मुझे काफ़ी सुंदर लगता है। ये इसका कलर चेंज हो रहा है, और ये जो है ना एग्जॉस्ट, काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। बाकी राइड करते करते बात करते हैं।
इसमें ये स्टैंड इंडिकेटर भी है और स्टैंड अभी लगा हुआ है और न्यूट्रल में हम ऑन करते हैं, हो जाता है ऑन। गियर हमने चेंज किया, ऑफ। ऑन है, गियर अभी नहीं लगा है, हमने गियर लगाया, ऑफ। ट्रैक्शन कंट्रोल ये शायद ऑन है। एक बार ट्राई करते हैं कि ये फर्स्ट गियर में कहाँ तक जा सकती है, सेकंड गियर में कहाँ तक, थर्ड गियर में कहाँ तक। लिमिटर, थर्ड गियर में 100 के ऊपर लिमिटर। We are in fourth gear now. The speed is 120. सामने से गाड़ी आ रही है। I need to slow down. Let's apply fifth gear. इसको क्रूजिंग स्पीड पे, इसे अपने क्रूजिंग स्पीड पे राइड करके देखते हैं। हाँ, ये विंडशील्ड लगा हुआ है ना, तो ये इस विंडशील्ड से हम कह सकते हैं कि एयर प्रोटेक्शन हमें मिल रहा है यहाँ तक, जहाँ से मेरा हेलमेट शुरू हो रहा है वहाँ से। हेलमेट के थोड़ा सा नीचे नेक के पास हवा जा रही है। अगर ये 1 इंच या हाफ इंच और ऊंचा होता विंडशील्ड तो शायद नेक पे हवा नहीं लगती, तो ये एक तरीके का ठंड में प्रोटेक्शन होता। वी आर ऑन 80 नाउ एंड वेरी रिलैक्स्ड। अभी हम 5th गियर में हैं और हम 80 प्लस पे राइड कर रहे हैं और मान लेते हैं कि हमें ओवरटेक करना है, तो हमने ऐसे एक्सेलेरेट किया। ये देखिए काफ़ी आराम से ये खींचती है। अभी 90 पे हैं, अब एक्सेलेरेट करते हैं। काफ़ी आराम से ये पुल करती है, इट्स नॉट इन हरी। ये बनी ही है क्रूजिंग के लिए, रिलैक्स्ड मोड में क्रूजिंग के लिए। जैसे ही हमने थोड़ा सा एक्सीलेटर स्लो किया तो ये स्पीड कम भी हो जाती है, लेकिन आप इससे ऐसा उम्मीद मत करना कि ये इंजन ब्रेकिंग की तरह काम करेगा। अगर ऐसा उम्मीद कर रहे हैं तो फिर कभी धोखा खा सकते हैं, क्योंकि ये बस भागती चली जाती है। इंजन ब्रेकिंग इसमें है ही नहीं। एक बार मैं अपनी VS Strom से और मेरा फ्रेंड इस बाइक से, हम लोग दोनों लोग नेपाल गए थे। तो इस बाइक का फ्यूल एफिशिएंसी, हमें फ्यूल एवरेज मिला था हमें 40 पॉइंट समथिंग 2 और 3, और मुझे VS Strom का मिला था 41 पॉइंट समथिंग, शायद 7 या 8, 42 के अप्रॉक्स था वो। और हमारा राइडिंग स्पीड जो था ऑलमोस्ट, अगर अच्छी रोड मिलती थी तो हम लोग 80 to 90 राइड करते थे, और अगर ख़राब रोड हो तो फिर क्या ही कहना है। लेकिन अच्छा फिगर इसने दिया था। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 15 लीटर्स, और अगर आपको ये एवरेज रिटर्न करती है 40 का तो द रेंज इज़ 600। अगर ये 30 का भी रिटर्न करती है, जो कि इतना लो ये नहीं रिटर्न करेगी एवरेज, तो फिर भी 450 प्लस हो जाने पे काफ़ी अच्छा कहेंगे टैंक रेंज। तो अगर आप रिलैक्स्ड मोड में चलाते हैं तो 500 के आसपास तो आप मान लो कि आपके पास है 500 किलोमीटर्स रेंज। मुझे इसका सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। रॉयल इनफील्ड में क्या है कि थोड़ा सा रश हो सकता है, हालांकि रॉयल इनफील्ड वालों की सर्विस ख़राब नहीं कहेंगे, अच्छी है उसकी भी सर्विस, लेकिन मुझे होंडा बिग विंग का सर्विस एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे सिटी में क्या है कि ज़्यादा लोगों के पास ये बाइक है नहीं, तो रश होता नहीं है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। हालांकि चार्जेस थोड़े से हैं, लेकिन अच्छा सर्विस एक्सपीरियंस है। आगे हम बात करते हैं हैंडल बार पोजीशन के बारे में। तो काफ़ी सही जगह पे इसका पोजीशन है। ये 3 बाइक्स है ना, एक RS है, वो इससे कम कंफर्टेबल कह सकते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता है। ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है हैंडल बार का। और एक है नई CB 350 जो कि पूरी तरीके से क्लासिक बनने की कोशिश करती है, जो कि ऑलमोस्ट क्लासिक बना दिया है होंडा वालों ने। तो उसका हैंडल पोजीशन मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, और वो भी एक मेरे फ्रेंड के पास है। तो मैं इस हाइनेस को और उस CB 350 को बैक टू बैक कई बार मैंने राइड किया है। हैंडल बार पोजीशन मुझे इसी का सबसे ज़्यादा अच्छा न्यूट्रल
कंफर्टेबल महसूस हुआ। मैंने इसे एक बार 300 किलोमीटर इन अ डे राइड किया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ऐसा कोई थकान महसूस नहीं हुआ था। सीट्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन राइडर सीट ज़्यादा अच्छा है। पिलियन सीट तो मुझे अच्छा नहीं लगा, काफ़ी थोड़ा सा नैरो भी है। अगर थोड़ा वाइड होता तो ज़्यादा अच्छा होता। जिस तरीके से क्लासिक का है ना पिलियन सीट, अनकम्फर्टेबल काइंड ऑफ फॉर लॉन्गर जर्नीज़, उसी तरीके से इसका भी है। विंडशील्ड जब नहीं था ना तो ये विंड ब्लास्ट एक बिल्कुल पेट के पास से आता था, लेकिन जब विंडशील्ड लग गया है तो फिर काफ़ी अच्छा हो गया है। और टूरिंग अगर करना है तो विंडशील्ड तो लगा ही लेना चाहिए। अगर मुझे पर्सनली चूज़ करना हो होंडा हाइनेस और क्लासिक में से, तो मैं इसी को चूज़ करूँगा, क्योंकि 10-12,000 किलोमीटर के बाद भी इसका स्मूथनेस बिल्कुल नए बाइक की तरह है। मैंने कभी कभी ऐसा नोटिस किया है कि कुछ बाइक्स में अगर बहुत ध्यान नहीं दिया जाए, रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में स्पेशली, तो चेन का साउंड आता है या फिर वो उतनी स्मूथ नहीं रहती है पुरानी होने के बाद जितनी कि नई में होती है। लेकिन होंडा वाले कुछ ऐसा बनाते हैं कि पुरानी होने के बाद भी बाइक काफ़ी स्मूथ रहती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस बाइक का वेट करीब 180 किलोज़ है। रॉयल एनफील्ड से तो कम ही वेट है, लेकिन अगर आप इसको आगे या पीछे कर रहे होगे बिना बाइक पे चढ़े हुए, अगर खड़े होकर के इसको आगे पीछे कर रहे हो तो इसका वेट हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और ये शायद लॉन्ग व्हील बेस की वजह से है। लेकिन जैसे ही आप राइड करने लग जाते हो वेट ज़रा भी फील नहीं होता। वो हैंडल तो बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है मनूवर करने के लिए, तो वेट ज़रा भी फील नहीं होता। लेकिन अगर बाइक से उतर के आगे पीछे करना हो तो फिर थोड़ा संभलना पड़ता है। अगर लेफ़्ट या राइट अगर बाइक झुक गई तो फिर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो थोड़ा संभाल करके करना है। और ये तो अपर बटन ये काम कर नहीं रहा है, तो लोअर बटन काम कर रहा है, जिसमें रेंज अभी 481 शो कर रहा था। टोटल किलोमीटर्स कवर्ड इज़ 12,650। ट्रिप ए 2,399, ट्रिप बी 895। इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी इज़ 37, अभी 42 था। ट्रिप ए का रेंज है जो कि 2000 प्लस किलोमीटर चला हुआ था, 38.4 किलोमीटर पर लीटर ट्रिप ए का अभी तक इसने रिटर्न किया है। और ये तो इस पर शो कर रहा है टैंक टू टैंक भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है, हल्का फुल्का आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं कि 2-3 किलोमीटर पर लीटर आगे पीछे होगा, पॉइंट में ही होता है। चेक लाइट नहीं जल रहा है, कुछ देर पहले इंजन चेक लाइट जल रहा था, ये थोड़ा सा दिक्कत है, सेंसर का इशू है। होंडा वालों ने बोला कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है उन्हें, तो फिर कोई बात नहीं, जब तक वारंटी है हम लोग इसको राइड करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर देखा जाएगा। मुझे इस बाइक में सबसे ज़्यादा पसंद है एक्सेलरेटर का स्मूथनेस, वाह, और क्लच का स्मूथनेस का तो कहना ही नहीं है। जब इस बाइक को ख़रीदा गया था तो फर्स्ट 5,000 किलोमीटर तक इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है ना, काफ़ी सुंदर था, मज़ा आ जाता था सुन करके। थंप का जो बेसी फील था वो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर समय के साथ इसका बेस थोड़ा कम जैसा हो गया है और अब उतना अच्छा नहीं लगता है। और जो नई वाली हाइनेस या फिर नई वाली जो CB350 है ना, उसका एग्जॉस्ट का जो ओपनिंग है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है और एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा स्मूथ की तरह हो गया है, अब उतना बेसी नहीं रहा। मुझे पुराना एग्जॉस्ट नोट जो बेसी था वो ज़्यादा अच्छा लगता था, उसमें थंप भी काफ़ी फील आता था। जब आप इस बाइक को कोल्ड स्टार्ट करोगे ना तो ये 2 मिनट के आसपास तो काफ़ी इसका रेव हाई होता है, और अगर आप राइड करते हो तो बिना एक्सेलरेटर लिए हुए 20 या फिर 20 प्लस अपने आप से चलता है। अगर आप न्यूट्रल में स्टार्ट करते हो और जैसे ही 1 गियर डालते हो, इतना क्लंकी है, लगता है कि कोई मैकेनिकल फेलियर हो रखा है। ये उतना अच्छा नहीं है, होंडा से ये उम्मीद थोड़ी कम थी, लेकिन कोई बात नहीं। फिर जैसे ही आप 2-3 किलोमीटर राइड कर लेते हो या फिर ऑन करके 2 मिनट आप इसको छोड़ देते हो इंजन हीट होने के लिए, तो फिर काफ़ी अच्छा साउंड हो जाता है, काफ़ी नॉर्मल साउंड हो जाता है और अच्छा लगता है। अकेले राइड करने के लिए ये बाइक बहुत अच्छी है। पिलियन के साथ थोड़ी दिक्कत होती है, पिलियन सीट थोड़ा नैरो होने के साथ साथ छोटा भी है ना, तो काफ़ी क्लोज पिलियन बैठता है आपके और दोनों के हेलमेट्स आपस में लड़ते होते हैं।
ज़रा सा ब्रेक होने पे या फिर स्लो होने पे तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये अकेले राइड करने के लिए ज़्यादा अच्छा है। हाँ, सिटी में थोड़ी देर तक के लिए ठीक है, लेकिन आप लॉन्ग टूर के लिए पिलियन के साथ आप इसमें नहीं कर सकते। लॉन्ग टूर तो वैसे भी बाइक से अगर करनी हो तो सिंगल सोलो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो वैसे भी बाइक एक पर्सनल चीज़ है और अकेले ही राइड किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं कि फॉर अ राइडर अ बाइक इज़ एज क्लोज एज अ गर्लफ्रेंड, बी विद इट अलोन इट्स गुड। तो अगर इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आज के लिए यहीं पे बात ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं CB350 के साथ। दैट्स ऑल, गुड बाय।